गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय इस चैनल को लॉकडाउन में तैयार किया था, स्टार्ट किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके और अच्छी तरह हिंदी में समझ सके, है ना। मैंने 8, 9th और 10th के कई सारे वीडियोस डाले हैं, सिर्फ साइंस के कई वीडियोस डाले हैं। आप वीडियो को देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं 10th क्लास का अभी बायोलॉजी फिलहाल डाल रही हूँ, उसका वीडियो डाल रही हूँ। फिर बायोलॉजी के बाद फिर मैं 9th क्लास का कंप्लीट करूंगी। सबसे ज्यादा मैंने 9th क्लास का वीडियोस डाला है, लेकिन अब डिमांड के अनुसार 10th के बोर्ड के अनुसार मैंने बायोलॉजी का वीडियोस डाल रखा है ना। तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, पूरे हृदय के बारे में, वहन के बारे में, कैसे हमारे शरीर में धमनी और शिरा किस प्रकार कार्य करते हैं, कैसे हृदय में 4 चैम्बर्ड होते हैं, उनका क्या फंक्शन रहता है, वेंट्रिकल और ऑरिकुल और वेंट्रिकल्स का, यानी कि आलिंद और निलय का, है ना। तो आज मैं बता रही हूँ थोड़ा सा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नाम सब लोगों ने सुना होगा, है ना। हर घर में उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। ये चर्चा आप लोग सब सुने होंगे, सबका नाम जाना हुआ होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में चित्र में दिखलाया, तो इसलिए मैं बतला दे रही हूँ कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड वेसल्स की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है रुधिर वाहिकाओं, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो दीवार होती है उसके विरुद्ध जो प्रेशर लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। शिराओं मतलब वेन्स, है ना। वेन्स की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब, निलय प्रकुंचन, निलय कहाँ था, निलय नीचे की ओर और ऊपरी हिस्से में क्या था, आलिंद, है ना। दाया आलिंद, बाया आलिंद और दाया निलय और बाया निलय। तो रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन माने जब कुंचन होता है उस समय, तो प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब और निलय अनुशिथिल, यानी कि जब शिथिल होता है उसके दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिल दाब कहलाता है। यानी कि दोनों दाब को हम क्या बोलेंगे, प्रकुंचन दाब तथा शिथिल दाब, अनुशिथिल दाब कहलाएगा। कौन, जब धमनी के अंदर रुधिर का जो दाब होता है ना, एक प्रकुंचन और एक अनुशिथिल दाब, और इनका रहता है 120 mm पारा। आप देखते हैं डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर का नाप लेते हैं तो 120/80 उसको यूनिवर्सल उसको मान लिया गया है कि ब्लड प्रेशर का कितना माप होना चाहिए। तो 120 mm प्रकुंचन और 80 mm लगभग अनुशिथिल नीचे का, है ना। तो 120/80 इसका माना गया है mm पारा। हल्का सा चित्र एक बार देख लेते हैं। इसमें दिखलाया है कि ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जनरली यही माना गया है। तो 120 हो गया प्रकुंचन का और 80 हो गया अनुशिथिल का। ये देखिए धमनी सीधा। अब यहाँ पर है ब्लड प्रेशर को देखा जा रहा है। ब्लड प्रेशर को देखने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर से देखा जाता है। इसको कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये ऊपर का दिखला रहा है रक्तचाप, कफ में दाब 120 से ऊपर, 120 से ऊपर यानी कि प्रकुंचन दाब, है ना। प्रकुंचन दाब जो है 120 mm पारा से ऊपर। यहाँ पर धमनी अभी बंद। दूसरे में दिखला रहा है कफ में दाब 120 से नीचे है, 120 से नीचे है। तो यहाँ पर जब हम वो लगा के देखते हैं, स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है। स्टेथोस्कोप
स्टेथोस्कोप समझे, इसको डॉक्टर कान में लगा करके, घरेलू भाषा में हम लोग इसको आला कहते हैं। डॉक्टर साहब कान में लगा करके इससे इसका आवाज सुनते हैं कि कैसा ब्लड प्रेशर लो है, धीरे धीरे चल रहा है या ज्यादा है, तो उससे आवाज सुनाई पड़ती है। तो स्टेथोस्कोप से हम ध्वनि सुनते हैं। और ये है कफ में 80 से भी नीचे, है ना, 80 से भी नीचे पारा है, यानी कि एकदम लो लो ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर क्या है, ध्वनि सुनाई नहीं देती है ना, यहाँ ध्वनि सुनाई नहीं दी। तो ये है हमारा रक्त दाब के बारे में थोड़ा सा जानकारी। स्फैगोमेनोमीटर नामक यंत्र से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर को अति तनाव भी कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे, मेरे पिताजी को हाई ब्लड प्रेशर है, मेरी दादी को हाई ब्लड प्रेशर है, जरूर सुनते होंगे। तो वो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, अति तनाव, यानी कि हाइपरटेंशन, इसको बोलेंगे हाइपर टेंशन। और इसका कारण क्या है, धमनिकाओं का सिकुड़ना। हाइपरटेंशन का कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। रक्त जो प्रवाह होता है उसमें रुक जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि बीच बीच में अटक अटक के रुक रुक जाता है, और इससे धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्त स्राव भी हो सकता है। जैसे सुनते हैं ना कब कब कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है और ब्लड जो है सो बहुत ज्यादा ब्लड सिक्रेट हो रहा है, इंटरनल ब्रेन हेमरेज, कई जगह ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड नहीं निकल पाता है, तो वही अंदर अंदर फट जाती है और रक्त स्राव हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर जो है उसको भी हम लोगों को मेंटेन करके रखना चाहिए। 180/20/80 है, तो उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी के लिए इतना काफी है। अब है नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं यानी कि ब्लड जाने के लिए जो होती है पतली पतली नलियां, पतली पतली कुपियां, केशिकाएं, वही वेसल्स उसको कहते हैं। तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से, वे रुधिर वाहिकाएं यानी कि वे ब्लड वेसल्स जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है ना, रुधिर को शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कौन, धमनी ले जाती है। तो धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। हृदय से जब रुधिर जो निकलता है तो उच्च दाब से निकलता है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है जितना कि हमको धमनी का है ना, जितना कि धमनी की आवश्यकता है मोटी लचीली होना, उतना सिराओं को जरूरत नहीं है। रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए भी वाल्व होते हैं, है ना। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए बल्ब होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे कि सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो सके, है ना। जब धमनी रक्त लेकर के, रुधिर लेकर के हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचता है, तो वो आगे जाकर के क्या हो जाता है, पतली से पतली कोशिकाओं जैसी वाहिकाओं में विभाजित हो जाता है, ताकि वो शरीर के एक एक अंग तक रुधिर का संपर्क हो सके, है ना। एक एक अंग, एक एक जगह तक रुधिर पहुंच सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति भी एक कोशिकीय मोटी होती है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के बद्ध पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है।
इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी वाहिकाओं की एक भित्ति एक कोश की मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है ना। पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। केशिकाएं आपस में मिलकर के शिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। ये रहा नलिकाएं, ब्लड वेसल्स का काम, है ना। कैसे रुधिर जा रहा है और कैसे शिराएं से ला रही है और कैसे रुधिर हमारे हृदय से उच्च दाब से रक्त को निकलता है और फिर रुधिर हमारे पूरे अंगों में वाहिकाएं के द्वारा धमनियां शरीर के अंगों तक रुधिर को पहुंचाती है। शिराएं सब इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाती है और धमनी हृदय से रक्त लेकर शरीर के एक एक अंग टिश्यू तक पहुंचाती है। अब है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कहते हैं, बिम्बाणु, है ना, बिम्बाणु भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स द्वारा कैसे अनुरक्षण होता है? इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिश्ता प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? नलिकाओं के तंत्र में यानी कि जो वेसल्स है, जो बह रहा है, उसके बारे में कि इन वेसल्स के तंत्र में यदि कहीं कट हो जाए, कहीं रिसना हो जाए, धीरे धीरे ब्लड रिस रहा है तो क्या होगा? तो उस स्थिति पर हम विचार करते हैं कि जब हम घायल हो जाते हैं, गिरते या कटते हैं तो रक्तस्राव होने लगता है ना। जब रक्तस्राव होने लगता है तो तंत्र के रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ कटता है तो खून तो फिर लगातार गिरने लगता है। तो रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। तो इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करते रहती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को रोक देती है। तो है ना कितना बड़ा काम प्लेटलेट्स का। यदि प्लेटलेट्स न रहे तो क्या होगा? जब कहीं पर हम घायल होते हैं या मेरा हाथ पैर कटता है, हाथ पैर तो कटना आम बात है, तो जब कटता और जब खून निकलना शुरू हो जाता है, यदि इसे हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा? खून का, ब्लड का ह्रास होता जाएगा, है ना, रक्तस्राव ज्यादा होने लगेगा। तो ये ज्यादा न हो, ज्यादा से ज्यादा न बहे, अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। तो इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो कि जैसे ही कटता है वो वहां पर थक्का बनकर मार्ग को रोक देता है, उसे और ज्यादा बहने नहीं देता है। प्लेटलेट्स शरीर के पूरे भागों में भ्रमण करते रहती है। तो ये रहा प्लेटलेट्स का काम, है ना कितना इंपॉर्टेंट काम। अब है लसिका। लसिका को लिम्फ भी कहते हैं, LYMPH, लिम्फ। एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में ही सहायता करता है ना। लसिका एक द्रव है, लिक्विड है, जो कि वहन में यानी कि परिवहन में भी मदद करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर की कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय
कोशिकाओं के बीच का जो जगह है अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। जैसे रुधिर में प्लाज्मा एक तरल की तरह कार्य करता है, तरल है, उसी प्रकार लिम्फ भी तरल है ना, उत्तक तरल है, लेकिन यह रंगहीन है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है। अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर के बड़ी लसिका वाहिका बनाती है। जो पतली पतली केशिकाएं होती है अंतरकोशिकीय अवकाश की लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है और आपस में मिलकर यह बड़ी लसिका लिम्फ वाहिनी बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। यह लिम्फ वाहिका बनाती है और बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा ही होता है ना। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित फैट्स, उसका वहन लसिका द्वारा ही होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि क्षुद्रांत की दीवार में लिम्फ की कुछ केशिकाएं और रुधिर की केशिकाएं की जाल बिछी हुई होती है ना। ये मैंने उसमें बतलाया था पाचन के समय जाली बिछी होती है जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कुछ उस सब तत्व जैसे रुधिर की जालिकाएं ले लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है और वसा फैट्स जो है फैट्स फैटी एसिड्स को का वहन लसिका करती है, लिम्फ द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाया जाता है। ये अब तक हुआ हमारा लसिका, प्लेटलेट्स के बारे में, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, रेड कलर कार्पोसेल्स, है ना, और परिवहन, धमनी, सीरा, ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी हुई। अब हम शुरू करेंगे पौधों के बारे में। पौधों में कैसे वहन होता है, पौधों में कैसे परिवहन होता है ना। जैसे जंतु में होता है वैसे अब हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पौधे किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक लेते हैं। पौधे भी तो ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, खनिज लवण ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, क्लोरोफिल ले रहे हैं, है ना। पौधे भी सब कुछ ले रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि पौधे किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियां में करते हैं, है ना, पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मृदा यानी कि मिट्टी सबसे निकटतम और प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने वाला स्रोत है। किस चीज के लिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, और भी दूसरे खनिज लवणों के लिए। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है, उनसे किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है।
यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है ना। जब यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, तब तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाएगा ना। लेकिन जब दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। बड़े बड़े पौधों में, ऊंचे ऊंचे पौधों में उनके लिए परिवहन के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है, परिवहन के लिए, है ना। विविध शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। विविध शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का भी होता है ना। पौधे तो चलते नहीं है, पौधे तो प्रचलन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस तरह ऊर्जा की आवश्यकता हम लोगों को होती है, जंतुओं में होती है, उस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता पौधों में नहीं होती, वृक्षों में नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिन दूरियों का परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं। जैसे लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। जो वृक्ष लंबे होते हैं में वे बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा, है ना। क्या करता है कि पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री मतलब वही खनिज लवण और जल H2O और इसका खनिज लवण का वहन करेगा। ये दो पद स्वतंत्र संगठित चाल नलिकाओं से निर्मित है। एक जाइलम है जो कि मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है, ऊपर तक पहुंचाता है। जाइलम जो मिट्टी से खनिज लवण और जल को लेकर के ऊपर तक पहुंचाता है, और दूसरा एक फ्लोएम होता है जो कि पत्तियों से बनी हुई भोजन जो तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, तो उन पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं वे पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, यानी कि पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। फ्लोएम पत्तियों से बने हुए उत्पाद को, जो उत्पाद संश्लेषित होता है कार्बोहाइड्रेट, वो पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से 9th क्लास में भी ये है पूरा। जाइलम फ्लोएम कैसे संवहन का काम करता है ये हमने ऊतक और चैप्टर में काफी अच्छा से बतलाया है। तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम बने हुए भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है और जाइलम जड़ से जल खनिज लवण को लेकर के पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। अब है जल का परिवहन, है ना, जल का परिवहन। तो जल का परिवहन
इससे मैं नेक्स्ट क्लास में करके देखती हूँ। हाँ, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित पौधे के अन्य भागों तक करता है। ये यहाँ तक मैं आज इसको करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में जल का परिवहन और क्रियाकलाप, वाष्पोत्सर्जन, भोजन दूसरे पदार्थों का, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, कमेंट कीजिए, जहां समझ में नहीं आ रहा आप नेक्स्ट तुरंत कमेंट कीजिए, मैं फिर से बतलाऊंगी। और जो आप लोग को चाहिए आप डिमांड कीजिए, मैं उसे बतलाऊंगी। ठीक है, चलिए फिर से गुड बाय, थैंक यू।